तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि मेरा और चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, तो आगे का एपिसोड इस चैनल पर अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। आई एम द फेटेड विलन, चैप्टर 311 टू 312। तो हम प्रीवियस एपिसोड से ही कंटिन्यू करते हैं, जहां मिंगकोंग की सर्वेंट हुआनर तेजी से चेंबर के अंदर घुसती है अर्जेंट खबर लेकर। योर मैजेस्टी, वो जोर से आवाज लगाती है। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज उठती है। वो अचानक रुक जाती है, हैरानी से इधर उधर देखते हुए। हर मैजेस्टी कहा है। जल्दी जल्दी मिंगकोंग के डेस्क की तरफ बढ़ते हुए हुआनर को वहां एक चिट्ठी मिलती है। मैं इंस्पेक्शन टूर पर निकल चुकी हूँ। इस दौरान सारे स्टेट अफेयर्स मेरे पिता एम्परर को सौंप दिए गए हैं। जब वो फैमिली फ्लीट पहुंचेगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। ये पढ़कर हुआनर घबरा जाती है और तुरंत मिंगकोंग के पिता के पास पहुंचती है। वो स्टेट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स उनके टी टेबल पर रखकर मिंगकोंग की लिखी हुई हर बात समझा देती है। दूसरी तरफ गुचंग और मिंगकोंग पहले ही अनराइवल्ड इमॉर्टल डायनेस्टी से काफी दूर निकल चुके होते हैं, एक दौर के देश की तरफ बढ़ते हुए। मिंगकोंग आसपास देखते हुए जिज्ञासा से पूछती है, क्या यही वो जगह है जहां तुम पहले रहते थे? गुचंग हल्की सी नजर पीछे डालते हुए धीरे से बोलता है, हाँ, इस फैक्शन को ताइक्सियन होली लैंड कहा जाता था। मैं यहाँ एक बार लड़ा भी था। दोनों बात करते हुए धीरे धीरे ताइक्सियन होली लैंड के ऊपर तैर रहे होते हैं। मिंगकोंग हल्की सी मुस्कान के साथ पूछती है, कौन इतना बदकिस्मत था जो तुमसे लड़ने आ गया? नीचे ताइक्सियन होली लैंड के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें देखा जा रहा है। एक व्यक्ति नए आए हुए लोगों के सामने खड़ा होता है। न्यूकमर्स, वो अनाउंस करता है, यहाँ कल्टीवेशन फॉर्मली शुरू करने से पहले क्या तुम्हें कुछ पूछना है? नए लोगों में से एक आगे बढ़कर कहता है, होली सन, हमने सुना है कि इस जगह को पहले मिस्टिक होली लैंड कहा जाता था। इसका नाम बदलकर इमॉर्टल ताइक्सियन होली लैंड क्यों रखा गया? होली सन शांत स्वभाव से एक उंगली उठाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम अपर रेल्म्स के इमॉर्टल्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा होली लैंड अब इस रेल्म का सबसे पावरफुल बन चुका है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल जाती है, और यह सब एक बेवकूफ यूचुन की वजह से हुआ, जो अपने आप को पास्ट का नोबल फिगर कहता था। आसमान में उनके ऊपर वुचांग हल्की सी मुस्कान देता है। इतने सालों बाद भी वो सिर्फ एक होली सन ही रह गया। इसी पल होली सन अचानक ऊपर देखता है। आसमान में गुचांग को देखकर उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। वो तुरंत सब न्यूकमर्स के सामने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आवाज कान पर ही होती है, यंग मास्टर गु। डिसाइपल हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। होली सन, क्या हुआ? कोई जल्दी से पूछता है। आप हम नए डिसाइपल्स को इतना बड़ा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? बाय देन गुचांग और मिंगकोंग तब तक मून पियर्सिंग एंशिएंट सिटी की तरफ उड़ते हुए पहुंच चुके होते हैं, जहां एक विशाल टावर आसमान को चीरता हुआ खड़ा होता है। दोनों शहर के बीच उतरते हैं, जहां चारों तरफ भीड़ उमड़ रही होती है। गुचांग आसपास नजर डालते हुए समझाता है, ये मून पियर्सिंग एंशिएंट सिटी है। इसका नाम उस टावर के नाम पर पड़ा है जो चांद को चीरता है। वो हल्की सी सांस भर कर कहता है, पता नहीं अब लिन फैमिली का क्या हाल होगा। सड़क पर दो कल्टीवेटर्स उनके पास से गुजर रहे होते हैं। आदमी हैरानी से अपनी आंखें मलता है। उसके साथ चल रही औरत पूछती है, होली सन, तुम्हें क्या हो गया? वो धीमी आवाज में बोलता है, मुझे लगा मैंने अभी यंग मास्टर गु को देखा, वही जिसने ब्लेजिंग मून पियर्सिंग होली लैंड को मिटा दिया था। तब तक गुचांग और मिंगकोंग उनके पास से निकल चुके होते हैं। मिंगकोंग शरारती मुस्कान के साथ कहती है, लिन फैमिली मतलब लिन शुअन की फैमिली, सही कहा ना आना? गुचांग थोड़ा सा झिझक महसूस करता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, तुम उसे भी जानती हो? दोनों शहर में हाथ पकड़ कर घूमते रहते हैं। मिंगकोंग उसकी तरफ दोबारा देखती है, हाँ, तो अब मुझे धोखा देने का सोचना भी मत। गुचांग हल्का सा भावुक होकर कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? नेवर। मिंगकोंग उसकी बात दोहराती है, यूजे हैरानी भारी नजर से देखते हुए, तो सोचेंगे का क्या? तुम मुझे इसी रेल्म से तो लाए थे, है ना? और इनमें और वो जमचुचु, उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तुमने कभी नहीं बताया। वो बिना रुके बोलती रहती है। और वो मिस्टीरियस फायर मेडन, उसका नाम क्या था? येन जी, और 8 वेस्टलैंड्स और 10 डोमेन्स वाली डीर, वो भी ताव अचीवर है, कम नहीं। गुचांग बिल्कुल चुप हो जाता है, अपना गाल मलते हुए जैसे उसके सारे राज खुल गए हो। लेकिन मिंगकोंग अभी रुकी नहीं थी। वो एक उंगली उठाती है, आह सही, और तुम डीमन रेल्म भी गए थे और शाओ के साथ भी उलझ गए थे। गुचांग की आंखें शौक से फैल जाती हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मिंगकोंग हल्की सी मुस्कान देती है, मेरे अपने तरीके हैं। फिर उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, जैसे उससे एक और नाम याद आ गया हो। और मैं तो लगभग भूल ही गई थी, वंग जिजिन भी है। गुचांग धीरे से उसकी बात काट देता है, उसका हाथ नरम से पकड़कर, हे, वो काउंट नहीं करती, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी कौन जानता है वो तुम्हें ज्यादा पसंद करती है या मुझे? शायद वो जंगचूच उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। मिंगकोंग हैरानी से पलकें झपकती है। वो लड़की थोड़ी अजीब है, वो धीमे से बोलती है। गुचांग जल्दी से टॉपिक बदल देता है। मिंगकोंग के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ऑलराइट, मुझे लगा तुम्हें उनमें से किसी से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी स्टेटस के साथ तुम उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। मिंगकोंग हल्का सा भाव सिकोती है और सर हिला देती है, नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। वैसे भी जब मैं तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ बन जाऊंगी तो उन सबको साइड होना पड़ेगा। गुचांग तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है, एक छोटी सी सांस छोड़ते हुए। मिंगकोंग कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेती है, जैसे सोच में डूब गई हो। अपनी पिछली जिंदगी से कंपेयर करूं तो सेंटिमेंटल होना कोल्ड हार्टेड होने से बेहतर है। फिर भी उसकी भावनाएं सिकुड़ी रहती है जब वो धीरे से बोलती है, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती और सोचती हूँ कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे आसपास मंडराती होंगी तो मुझे बस। गुचांग नरम से उसका सिर पकड़कर उसकी बात काट देता है, तो फिर तुम हमेशा मेरे पास क्यों नहीं रहती? उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है जब वो नजर झुका लेती है, लेकिन तुम एक दिन अपर रेल्म छोड़कर चले जाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ चली
गई तो तुम्हारी सारी फाउंडेशंस कौन संभालेगा? वो ऊपर देखते हुए हल्की सी शरारती मुस्कान देती है। या फिर तुम्हें परवाह ही नहीं अगर सब कुछ टूट जाए? वूचांग बस यूज प्यार भरी नजर से देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, वो आगे झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। मैं आधे साल के अंदर अनराइवल्ड इमॉर्टल डायनेस्टी को पूरी तरह स्टेबल बना दूंगा, वो धीरे से कहता है। आधे साल बाद हम शादी करेंगे, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आधा महीना बाद वूचांग और मिंगकोंग एक सुनसान जगह पर आराम कर रहे होते हैं। वूचांग तलब में मछली पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि मिंगकोंग साइड से यूज चीर करती रहती है। जल्दी ही दोनों पानी में गिर जाते हैं, हंस पड़ते हैं जब वूचांग शरारती तरीके से उस पर पानी उछलता है। मिंगकोंग भी बदला लेती है, तलब का पानी उठाकर एक लहर बनाकर उस पर गिरा देती है। उसकी हंसी हवा में गूंज उठती है, वो मुड़कर भाग जाती है खुशी से हंसते हुए, और वूचांग उसके पीछे दौड़ता है। ये तुम पर काफी सूट करता है, वो मजाक में पीछे मुड़कर आवाज लगाती है। कुछ ही पल बाद वूचांग चुपके से उसके पीछे पहुंचता है, उसके कपड़े छीन लेता है और तेज भाग जाता है। मिंगकोंग होश उड़ जाते हैं। वूचांग, मैं गलत थी, वो शर्मटे हुए जल्दी से आवाज लगाती है और उसके पीछे भागती है। शाम ढलने पर दोनों पहाड़ों के बीच बने छोटे से हुट में वापस आते हैं। वूचांग मजाक में आवाज लगाता है, योर मैजेस्टी, डिनर कब रेडी होगा? जल्दी, मिंगकोंग हल्की सी आवाज में जवाब देती है, पहले टेबल सेट करो। बाद में दोनों साथ गोदे पर बैठकर निकलते हैं जब सूरज डूबने लगता है। वूचांग झुककर मिंगकोंग को किस करता है। जब दोनों घोड़े पर बैठे होते हैं, उसके गाल लाल हो जाते हैं, वो आंखें बंद कर लेती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। चंग, ये वो खुशी है जिसका इंतजार मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में किया है। ज्यादा देर नहीं गुजरती और दोनों अनराइवल्ड सेलेस्टियल डायनेस्टी लौट आते हैं। पूरा महल खामोश और सुनसान होता है। विशाल हॉल से गुजरते हुए मिंगकोंग धीरे से बोलती है, तुम्हारे लोगों ने जो वर्ल्ड डोमिनेशन के 7 टूल्स भेजे थे, उनमें से मैंने सिर्फ 4 कंडेंस किए हैं, बाकी 3 काफी मुश्किल है। टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन, सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन और फ्लास्क ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन। वूचांग शांत स्वभाव से सर हिलाता है, कोई बात नहीं, फिलहाल सोर्ड, फ्लास्क और टावर को रहने दो। मैंने इस काम की मुश्किलत को कम समझा था, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी इमॉर्टल पैलेस का ट्रेजरी शायद अपर रेल में हो ही ना। मिंगकोंग चुपचाप खादी रहती है, फिर धीरे से बोलती है, वो पैलेस जहां पैलेस लॉर्ड को दफन किया गया था, हमारी अनराइवल्ड सेलेस्टियल डायनेस्टी के एंसेस्ट्रल लैंड्स के गहराई में है। वो हल्की सी सांस भरती है, न मेरे पिता न ही मुझे वहां एंटर करने का अधिकार है। वूचांग अपना हाथ बढ़ाता है और ट्रेजर से निकल लेता है। मिंगकोंग यूं सोच भरी नजर से देखती है, क्या तुम्हें लगता है इमॉर्टल पैलेस का ट्रेजरी सच में मौजूद है? दुनिया पर राज करने वाला इमॉर्टल पैलेस क्यों गिर गया? उसके इमॉर्टल्स भी वक्त की नदी में मिट गए। वूचांग की नजर गहरी हो जाती है जब वो जवाब देता है, शायद इमॉर्टल पैलेस किसी बहुत पावरफुल दुश्मन से टकरा गया था। मैंने भी हमेशा यही सुना है। मिंगकोंग थोड़ी हैरान हो जाती है, इमॉर्टल पैलेस का मास्टर भी इतने भयानक दुश्मन का सामना कर रहा था, वो कौन सा अस्तित्व हो सकता है? अगर ऐसा कोई प्राणी अपर रेल्म में रहता हो तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वूचांग कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अंदर ही अंदर सोचकर आंखें घुमाता है, शायद वो पति तुम्हारे सामने ही खड़ा है। मिंगकोंग, तुम मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही हो। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद फिसल जाती है और वो जल्दी से टॉपिक बदल देता है, इन सब बातों पर टेंशन लेने के बजाय तुम हमारी शादी की प्लानिंग क्यों नहीं शुरू करती? आधे साल में शादी होने वाली है। अनराइवल्ड सेलेस्टियल डायनेस्टी के एंट्रेंस पर वूचांग अपने फ्लाइंग बैटलशिप से एक के बाद एक गिफ्ट्स भेजता रहता है। किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर चंग के भेजे हुए गिफ्ट्स तो हद से ज्यादा है, स्क्वायर में सब रखने की जगह भी नहीं बच रही। जल्दी करो, हाई ग्रेड स्टोरेज पाउचेस लाओ। ये खबर बिजली की तरह फैल जाती है, लोग उत्साह से आपस में बातें करने लगते हैं। क्या तुमने सुना? वो फैमिली और अनराइवल्ड इमॉर्टल डायनेस्टी ने वेडिंग डेट फिक्स कर दी है। यंग मास्टर चांग और एम्प्रेस मिंगकोंग 6 महीने बाद ग्रैंड सेरेमोनी करेंगे। ह्यूमन एंसेस्टर हॉल में कोई भागते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, दीदी दीदी, ब्रदर वो शादी कर रहा है, अब तुम उसकी में वाइफ नहीं बन पाओगी। एक मेड तुरंत यूज रोक लेती है, यंग लेडी अपनी सक्सेशन राइट्स से गुजर रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। इन फैमिली को भी जल्दी ही ये खबर मिल जाती है। इंजी का भाई सोच में पढ़कर भाव से गोद लेता है, आधे साल? हाँ। उसकी बहन यूज तसल्ली देने की कोशिश करती है, क्या तुमने पहले ही खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था? तुम्हारी स्टेटस और उसकी स्टेटस के बीच का फासला बहुत ज्यादा है। इंजी धीरे से रो पड़ती है, बस ये खबर इतनी अचानक आई, मैं खुद को संभाल लूंगी। डीमन माउंटेन पर चिंगे एक क्लिफ के किनारे खड़ी जोर जोर से रो रही होती है। इन मे के रेजिडेंस में उसकी सर्वेंट खुशी से ये खबर सुना रही होती है, यंग लेडी, यंग मास्टर चंग की शादी की खबर पर आप इतनी खुश क्यों हैं? इनमें हल्की सी मुस्कान देती है, तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरे वाइफ का पोजीशन तो हमेशा मिंगकोंग के लिए ही था। वो शांत आवाज में आगे बोलती है, अब जब सेकेंडरी वाइफ का फैसला हो चुका है तो मेरा कंसोर्ट पोजीशन कितनी दूर रह सकता है? यंग मास्टर के पास रहने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि कब संतुष्ट रहना है। इसी दौरान डीमन रेल में शव अपनी खिड़की के पास खड़ी और आसमान की तरफ देख रही होती है। उसकी माँ चुपचाप उसके पास खड़ी होती है। शव की माँ धीरे से नजर उठाकर बोलती है, तुम मैं वाइफ नहीं बन सकती, तुम्हारी स्टेटस के साथ ये सच में मुमकिन नहीं है। वो हल्की सी सांस भरती है, साथ रहने की किस्मत लिखी थी, लेकिन अलग हो जाना भी तकदीर में था। शव चुप रहती है, उसकी नजर सीधी आगे तिक्की रहती है। टूर 8 वेस्टलैंड्स और 10 डोमेन्स में स्काइडर गॉडेस को अपनी सर्वेंट के जरिए ये खबर मिलती है, वो आधे साल में शादी कर रहा है। वो हैरानी से धीरे से बोलती है, उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की एक बूंद फिसल जाती है, क्या मुझे शादी में जाना चाहिए या नहीं? अगर मैं गई तो क्या मिंगकोंग मुझ पर हमला करेगी? एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस में अचानक में मॉर्टल हॉल से एक भयानक औरा फूट पड़ता है। अंदर जंग चुचू की एनर्जी कंट्रोल से
से बाहर निकल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल समझ से परे होता है। वो धीरे से खुद को संभल कर उठती है। फिर से की डेविएशन, वो कमजोर आवाज में बोलती है, लेकिन अगले ही पल वो जोर से अपनी हथेली जमीन पर मार देती है और चीख पड़ती है। झूठ है, उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो टूट कर रो पड़ती है। क्या उसने ये वादा नहीं किया था कि वो मुझसे भी शादी करेगा? हम वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कहानी रुक गई थी। जंग चेंगचू जमीन पर बैठी होती है, बेकाबू होकर रो रही होती है। उसके कंधे कांप रहे होते हैं और आंसू लगातार उसके चेहरे पर बह रहे होते हैं। उसकी सिसकियों के बीच उसकी आवाज गुस्से और दर्द से गूंज उठती है। गुचांग, तुम बड़े झूठे हो। उसकी आवाज हवा में गूंजती है और अगले ही पल गुचांग उसके सामने नजर आता है। वो चुपचाप उसकी तरफ देखते हुए खड़ा होता है। मैंने क्या किया? वो शांत स्वर में पूछता है। रोना तुरंत रुक जाता है। जंग चेंगचू जम से जाती है। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में हैरानी चमक उठती है। गुचांग धीरे से नीचे बैठ जाता है, उसके पास जमीन पर। उसकी आवाज नरम हो जाती है जब वो उसका चेहरा देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो अचानक अपना चेहरा फेर लेती है और हाथ के पिछले हिस्सा से आंसू पोंछती है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। तुमसे मतलब नहीं। कुछ पल के लिए गुचांग यूज देखता रहता है, फिर उसकी आंखें हल्का सा फैल जाती हैं। ठीक है, तुमने खुद ही कहा, मैं जा रहा हूँ। जंग चेंगचू अपना सर अपने कंधे पर टिक लेती है। उसकी पलकें कांप रही होती हैं और आंसू गिरते रहते हैं। वो चुप रहती है जब तक उसके पास वाली जगह खाली महसूस नहीं होने लगती। धीरे से वो ऊपर देखती है। वो जो चुका होता है, उसके होंठ हैरानी से खुल जाते हैं। तुम सच में चले गए? उसकी आवाज कांप उठती है और आंसू और तेज बहने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बच्चे की तरह टूट कर रो पड़ती है। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम चले जाओ। मैं बस। उसकी आवाज टूटकर खामोशी में खो जाती है। जिस बात से वो अनजान होती है वो ये कि गुचांग पहले ही उसके पीछे आ चुका होता है। वो चुपचाप उसके पास झुककर बैठ जाता है, अपनी थोड़ी पर हाथ टिकाए हुए यूज खामोशी से देखते हुए, कुछ महसूस करते हुए। जंग चेंगचू अपना सर घुमाती है और यूज देखकर जमसी जाती है। दोनों कुछ नहीं बोलते। कुछ देर बाद गुचांग अपने रोबेस के अंदर हाथ डालता है और एक ट्रेजर हर्ब निकलकर उसकी तरफ बढ़ाता है। ये मिलियन ईयर ओल्ड हेवनली ब्लैक फंगी है। वो धीरे से कहता है, मैं इसे 8 वेस्टलैंड्स ऑफ द डेड डोमेन से लाया हूँ। ये एक ट्रू टाओइस्ट की फेटल इंजरीज को भी ठीक कर सकता है। जंग चेंगचू धीरे से यूज ले लेती है। उसकी उंगलियां हर्ब को जोर से पकड़ लेती हैं जब वो अपना सर झुका लेती है। फिर हल्की आवाज में वो पूछती है, तुमने कहा था ना तुम मुझसे भी शादी करोगे? गुचांग की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। तो तुम चाहती हो मैं मिंगकोंग को छोड़ दूं? वो जल्दी से सर उठाकर माना करते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी इम्प्लाई नहीं किया। गुचांग शांत स्वर में बोलता है, उसकी आवाज पक्की लेकिन स्थिर है। फिर ठीक है, चाहे सीनियोरिटी हो या मेरिट, मिंगकोंग तुमसे पहले आई है। इस बात पर आर्ग्यू नहीं कर सकते लेडी चुचू। जंग चेंगचू का चेहरा धीरे धीरे रोशन हो जाता है। उसके चेहरे पर एक नरम गर्माहट फैलती है और वो धीमी खुशी के साथ बोलती है, तो इसका मतलब है कि तुम बाद में मुझसे शादी करोगे? गुचांग अपना हाथ हल्की सी उठाकर इस तरह लहराता है जैसे उसके विचार को शांत कर रहा हो। उसकी आवाज नरम लेकिन विश्वास भरी होती है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे डर था कि तुम फिर से ओवरथिंक कर लोगी, और अब हम यहाँ हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। क्या इतने सारे रेल्म्स को कॉन्कर करने के बाद तुम फिर भी डाउट कर रही हो कि मेरे साथ तुम्हारे लिए जगह नहीं है? क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती? जंग चेंगचू हल्की हंसी के साथ बोलती है। उसके गाल गर्म हो जाते हैं और शर्म से मुस्कान उसके होंठ पर आ जाती है। वो थोड़ी नजदीक आती है। उसकी आवाज पहले से नरम हो जाती है। फिर तुम दोनों के बाद मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? गुचांग बिना हिचकिचाए कहता है। उसकी आवाज में पक्की निश्चय होती है, जैसे जवाब पहले ही तय हो चुका हो। भरोसा रखो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके कंधे पर रख देता है। मैं इंतजार करूंगी, वो धीमी आवाज में बोलती है। आंखें स्थिर रहती हैं। गुचांग की नजर में एक शरारती चमक आ जाती है। कैसे रहेगा अगर तुम अपने हस्बैंड को थोड़ी मुस्कान दिखाओ? जंग चेंगचू खुशी से हंसी और गुचांग हल्का सा हंसकर सिर हिलाता है। उससे बेवकूफ लड़की कहता है। हॉल के एंट्रेंस पर दोनों एल्डर गार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप बाहर चले जाते हैं, दोनों के लिए जगह छोड़कर। सीन धीरे धीरे बदल जाता है। दोनों के बीच थोड़ी प्राइवेट मस्ती के बाद गुचांग आराम से आगे बढ़ता है। शांत गति में वो अपना डिमोनिक कॉलरन निकलता है और धीरे धीरे उसके चारों तरफ ईरी पर्पल ऑरा इकट्ठा होने लगता है, हवा में गहराई भरते हुए। लगता है मॉर्टल पैलेस के अंदर इस दौरान फेथ का पावर फाइनली काफी हो गया है। वो धीरे से बोलता है, एनर्जी के घूमने को देखते हुए। डार्क हेवन फिर से मॉर्टल रेल्म में अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए तैयार है। उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जब डिमोनिक कॉलरन सिनिस्टर लाइट के साथ पल्स करता है। अब फॉर्चुइटस वंस को मारने के रिवॉर्ड्स अब बहुत ज्यादा नहीं है। शायद उन्हें अपने फॉलोअर्स बना लेना और बेटर होगा, ताकि डार्क हेवन की पावर और स्ट्रांग हो। उसकी नजर गहरी हो जाती है। विचार देते हैं, इन मीडियम्स के थ्रू मैं सच में कुछ चीट कोड जैसा क्रिएट कर सकता हूँ, एक आर्टिफिशियल स्टॉर्म ऑफ फॉर्चून बरसने वाला। बस इतना ही उम्मीद है कि ये फॉर्चुइटस वंस इन मिरर्ड वर्ल्ड्स मुझे डिसअपॉइंट न करें। एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस के बाहर गोल्डन लाइट के स्ट्रीम्स अचानक मैन हॉल से फूट पड़ते हैं, अनेक दिशाओं में फैलते हुए। पर्पल रेडियंस और दूर तक फैलती है, रेल्म के विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए। और उसी पल सडियोन के पर्पल बीम्स नीचे के रेल्म्स में उतारते हैं।
एक दूर के लोअर रेलम में तेज बारिश के बीच पहाड़ों के क्लिफ्स गीले और खतरनाक थे। एक अकेला कल्टीवेटर किनारे पर तेज दौड़ रहा था। पीछे से लगातार पीछा किया जा रहा था। पीछे वाले लोग आगे बढ़ रहे थे। उनकी मौजूदगी हर कदम पर जैसे एक साया बनकर पड़ती हो। पीछे वाले मेहनकारी में से एक ने तंज भारी आवाज में कहा, दाऊद, फिर क्यों रुक गए हो? कल्टीवेटर क्लिफ के किनारे रुक जाता है। उसकी नज़र तीखी और दृढ़ होती है। चुशिया, बाहर आओ और मुझसे सामना करो। उसकी आवाज तूफान की गूंज में काट रही होती है। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चेरिश किया। अपनी जान रिस्क करके सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस से तुम्हारे लिए ब्लैक रेलम ब्रेक थ्रू पिल चुराई। फिर तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? चूसिया आगे बढ़ती है, हाथ कमर पर रखे हुए। उसके चेहरे पर तंज भारी नरमी होती है। वंगची, अब भी तुम नहीं समझ पाए तुम कितने बेकार हो। वो रेड रोबे पहने माले कल्टीवेटर के पास जाती है, उसके चेहरे पर हल्की सी स्लाइम के दाग के साथ, और उसका हाथ जानबूझकर कठोर तरीके से पकड़ लेती है। तुम जैसे बेकार बेवकूफ से प्यार मिलना मुझे पूरी तरह डिफाइल महसूस करता है। उसके होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान कुर बन जाती है और वो फिर से कहती है, आवाज ठंडी और पक्की, मैं खुशी खुशी तुम्हारा ब्लैक रेलम ब्रेक थ्रू पिल एक्सेप्ट करूंगी। जब मैं स्पिरिचुअल सी रेलम पहुंच जाऊंगी, मैं ब्लैक स्पिरिट सेक्ट की डिसाइपल बन जाऊंगी और ब्रदर सॉन्ग के साथ खुशी से रहूंगी। सॉन्ग रेड रोबे पहने वाले कल्टीवेटर तांजबारी मुस्कान के साथ देखी आंखों से कहता है, तुम आज डूम्ड हो और तुम्हारे पीछे वंग फैमिली भी। तुम्हारे चोरी की वजह से सब तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे। ब्लैक रोब पहने कल्टीवेटर की छाती में गुस्सा और डेस्परेशन भड़क रहा था। अगर मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगला ही पल सॉन्ग छाया की तरह मूव करता है। उसकी हथेली दरवानी रफ्तार से आगे बढ़ती है। पहले मैं तुम्हारा दांतियां तोड़ दूंगा। उसकी आवाज दृढ़ है। फिर तुम नीचे जाकर मौत और डिस्पेयर का इंतजार कर सकते हो। फिर बिना दया के धक्का देते हुए वो कल्टीवेटर को क्लिफ से नीचे धकेल देता है। कल्टीवेटर हवा में गिरता है। बारिश उसकी नज़ारा धुंधली कर रही होती है और होंठों से खून बह रहा होता है। उसका दिमाग तेज और फ्लीटिंग थॉट्स से भरा होता है और अंदर से दुआ करता है, अगर हेवंस वे की आंखें हैं, मुझे एक और चांस दो। सॉन्ग के एक डिसाइपल ऊपर से देखते हुए नीचे इशारा करता है और हल्का मजाक करता है, क्या वो क्लिफ से गिरकर कोई डिवाइन टेक्निक डिस्कवर करेगा और बदला लेगा? क्यूशे की आवाज तूफान के बीच तंज भरी गूंजती है। सीनियर ब्रदर सॉन्ग की बोन शैटरिंग पाम से मारा गया। उसका दांतियन तो तोड़ चुका है। अगर खुद देवता इंटरवीने न करें, 3 सिर और 6 हाथ होने पर भी वो मर ही जाएगा। नीचे बारिश क्लिफ साइड पर लगातार गिर रही होती है। ब्लैक रोप पहना कल्टीवेटर नजर से गायब हो चुका था। सिर्फ तूफान की गूंज और डिस्पेयर की निश्चितता रह गई थी। चुसिए और बाकी लोग चले जाने के बाद अचानक एक तेज पर्पल लाइटनिंग का बोल्ट गिरता है। कुचोंग के बनाए हुए गोल्डन फिंगर्स नीचे माउंटेन क्लिफ के बॉटम तक दौड़ते हैं, उस जगह तक जहां मेल कल्टीवेटर गिर चुका था। इसी दौरान गुचोंग अपने कंफर्ट जोन से शांत देख रहा होता है, क्रॉस लेगेड बैठकर एक फ्लोटिंग मैजिक ट्रेजर मिरर के सामने। उसके पास जियांग चूचू उसके कंधे के ऊपर से झंकती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? गुचोंग के चेहरे पर हल्की सी स्लाइम स्ट्रीक गिरती है और वो जवाब देता है, होलसेलिंग प्रोटैगनिस्ट्स। जियांग चूचू भाव सिकोती है, क्लियरली हैरान। गुचोंग हल्का सा मुस्कान देता है और समझाता है, मेरा मतलब है ये यूथ्स, ये फॉर्च्यूटस वंस, ये काफी इंट्रिगिंग है। वो पलक झपकती है, अभी भी अनश्योर। इंट्रिगिंग? ये शायद कोई डिस्टेंट लोअर रेलम होगा, है ना? वहाँ ऐसे इंडिविजुअल्स अनेक हैं, उनमें क्या खास बात है? गुचोंग अपनी आंखें सिकोता है, हल्की सी ग्लो उनसे निकलती है। एक छोटी सी अंत भी सपना रखती है कि वो एलिफेंट को निकाल ले। तो ये यंग मैन जिनके क्लियर गोल्स हैं, उनका क्या कहना? जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर। अलग अलग लोअर रेल्म्स में दूसरे फॉर्च्यूटस वंस गुचोंग के गोल्डन फिंगर्स प्राप्त करते हैं। कुछ स्ट्रीक्स ऑफ लाइट की तरह नजर आते हैं, कुछ कॉल्ड्रंस की फॉर्म में, लेकिन सब में वही ईरी पर्पल एनर्जी होती है। हर एक डेथ के ब्रिंक पर लटका होता है, लेकिन फॉर्चून ने उन्हें गोल्डन फिंगर बिल्कुल सही समय पर मिलने दिया। सीन धीरे से शिफ्ट होता है स्प्रिंग टाइम जास्पर पेविलियन में, जिसका बाहर का नजारा तूफानी आसमान के नीचे फ्रेम्ड होता है। अंदर गुचोंग के चेंबर में गु वुदी और एक फीमेल असैसिन, एक हाथ बैंडेज और दूसरा स्टेडी, रिपोर्ट करते हैं, मास्टर, अगर पेविलियन मास्टर टाइम पर नहीं आते तो आपका सर्वेंट सच में गिर जाता। उसके पास खड़ी फीमेल असैसिन शांत रहती है, हमने नराका और बुदा को अंडर एस्टिमेट किया। उनका हेरिटेज फॉर्मिडेबल है। बहुत से हमारे मेंबर्स मिशंस के दौरान उनके हाथों मरे गए। गुचोंग हल्की सी हंसी दबाता है, थोड़ी सी खांसी निकलती है और कहता है, लगता है इन्हें पूरी तरह निगलना इतना आसान नहीं होगा। फीमेल असैसिन का चेहरा सोलन है, डार्क ब्रूजेस उसकी स्किन पर। वो दृढ़ता से गुचोंग से कहती है, थोड़ा डेकोरम दिखाओ यंग मास्टर, हम सीरियस मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं। गुचोंग ग्रेसफुली उठता है और आगे चलने लगता है। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन प्रभावशाली है। स्प्रिंग टाइम जास्पर पेविलियन का रैपिड राइज, वो कहता है, ये इनएविटेबली उंडो एस्टैब्लिश्ड असैसिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक थॉर्न बनेगा। ऑन फैक्शंस माइंड रेमनेंट इमॉर्टल्स अब भी स्वे रखते हैं। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ उनके सामने हेड टू हेड जाना एक्सेस स्टोन तक मारने के बराबर होगा। वो थोड़ी देर रुकता है, फिर आगे बोलता है, जब हम इन दोनों के हाइडआउट्स लोकेट कर लेंगे तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं होगा। मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं,
उनके हेडक्वार्टर के वेयरअबाउट्स जांचने के लिए, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिली। गुचोंग फीमेल असैसिन के पास जाता है और उसके कंधे पर स्थिर हाथ रखता है। नरका और बुधा अपनी सीक्रेसी मेंटेन करते रहे हैं किसी वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा छुप सकते हैं। मैं उन्हें बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लूंगा, हालांकि शायद तुम्हारे पिता की मदद चाहिए होगी। इतना कहकर वो हल से निकाल जाता है, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। उसके जाने के साथ हल्की नरम हंसी गूंजती है। सीन शिफ्ट होता है ताओ इमॉर्टल अलायंस टेरिटरी में। मैसिव फ्लाइंग शिप्स धीरे धीरे शहर के ऊपर हवर करते हैं, उनके शैडोज नीचे स्ट्रीट्स पर ग्लाइड करते हुए। एक बायस्टैंडर हैरानी से चिल्लाता है, कहते हैं ये कार्गो पर्सनली ताओ चाइल्ड लोनीफे के द्वारा एस्कॉर्ट हो रहा है। एक और आवाज गूंजती है, क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन के साथ। मुझे वंडर है कि कार्गो में क्या हो सकता है जो इतना इंपॉर्टेंट है। लोनीफे आगे चल रहा होता है, उसके चेहरे पर हल्की स्लाइम स्ट्रीक और एक्सप्रेशन अनरीडेबल। उसके फेलो डिसाइपल्स उसके दोनों तरफ फ्लैंक करते हैं। लेफ्ट वाला डिसाइपल एक्साइटमेंट से काम करते हुए बोलता है, ब्रदर लोन के बिना हम कभी इतनी वास्ट मायने नहीं ढूंढ पाते। उसमें एक प्रोफाउंड इमॉर्टल जाडे मैरो भी छुपा है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। राइट वाला डिसाइपल हाथ थोड़ा उठाकर अपनी स्किन पर स्लाइम स्ट्रीक के साथ ईगरली ऐड करता है। अगर हम इस बैच को सेक्ट तक ला पाए तो ये ग्रेट डीड माना जाएगा। एल्डर्स, इवन सेक्ट मास्टर हमें प्रेज करेंगे। लोनीफे के होंतोन पर हल्की सी तांजबारी मुस्कान कुर बन जाती है, डिस्डेन उसके काम एक्सटीरियर के नीचे छुपा हुआ। अंदर से वो सोचता है, प्रेज का क्या काम, ये लोग कितने नाइव हैं। जो चाहिए मुझे वो है कल्टीवेशन टेक्निक्स, डिवाइन एलिक्सर्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, जो भी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाए। मुझे एक भी वर्थलेस कमेंडेशन की जरूरत नहीं। लोनीफे आगे बढ़ता है, नैरोइंग स्ट्रीट से अकेला गुजर रहा होता है जब थिक मिस्ट रोल करने लगती है, एरिया को ढक लेती है। वो अचानक रुकता है, आंखें सिकुड़ती हैं, नजर तीखी और दृढ़ होती है। कौन है, बाहर आओ, वो डिमांड करता है। उसकी आवाज फोग में ब्लेड की तरह कट कर रही होती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर एक आवाज गूंजती है, हल्की, लगभग टीजिंग हंसी के साथ। सच में वर्दी ऑफ द ट्रू ताओ ओरिजिन फिजिक, आवाज कहती है। जब से तुम नेचुरली ग्रेट ताओ के साथ रेजोनेट करते हो, हेवन और अर्थ के साथ अट्यून्ड हो, तुम्हारी सेंसेस फॉर्मिडेबल है। मैंने लगभग अपनी जान दे दी जब तुमने मुझे हंट किया था। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं उस डेंजरस इनकाउंटर से सरवाइव कर सकती हूँ? लोनीफे की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसका गुस्सा भड़क जाता है जब वो हवा में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नजर टिकाता है। तुम हो क्या सक्सेसर ऑफ डिमोनिक आर्ट्स? वो टेंस आवाज में डिमांड करता है, वॉइड से जहां वो देख रहा था। सुचिंगा निकलती है, वो हाथ हल्की सी कमर पर रखती है, उसका एक्सप्रेशन काम और अनरीडेबल। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं सर्वाइव करके इमर्ज करूंगी, है ना? वो बोली। उसकी आवाज में हल्की कॉन्फिडेंस और स्थिरता थी। लोनीफे की आंखें और भी सिकुड़ जाती हैं, वो यूं तीखी नजर से असेस करता है। तुम डिमोनिक आर्ट्स के सक्सेसर नहीं हो, वो ठंडी आवाज में कहता है। कैसे हो सकता है कि कोई जो गुचंग से कई बार बचकर निकला इतना कमजोर हो जाए? सुचिंगा की ऑरा तुरंत शिफ्ट हो जाती है, डार्क और पियर्सिंग। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल इमोशन फ्री हो जाता है। वो लोनीफे पर घूर रही होती है, उसकी आवाज आइसी और डेलिबरेट है। लोनीफे, तुम भी सोचते हो कि मैं फेक हूँ? और एक के साथ या दो चैप्टर एंड होते हैं और इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।